नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राक्षस राज रावण को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था और उसकी ताकत का सामना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ताकत की मद में रावण इतना चूर हो गया कि वो घमंड ले बैठा और उसी घमंड ने रावण के अंत की कहानी लिखी। अब आप सोचेंगे कि इस कहानी का इस जंग से क्या लेना देना, तो आज मैं आपको बताऊंगा मिडिल ईस्ट की जंग को 60 दिन हो चुके हैं और इसमें महाबली अमेरिका का जो घमंड था वो ईरान ने बिना तेल साबुन के, बिना डिटर्जेंट पाउडर के मटिया मेट कर दिया, धो धो कर साफ कर दिया। मिडिल ईस्ट वॉर पर रिपोर्ट आई, 60 दिन की कहानी कहती है यह रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में दुनिया जिसे सुपर पावर कहती थी, आज वही सुपर पावर ईरान के सामने काठ का उल्लू बना नजर आ रहा है। घायल शेर की तरह ईरान ने अमेरिका, इजराइल का वो शिकार किया, मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके दोस्तों का ऐसा शिकार किया कि इन्हें दिन में तारे नजर आ गए। क्या कहती है ये रिपोर्ट? 60 दिन में क्या हासिल किया अमेरिका ने, 60 दिन में इजराइल ने क्या हासिल किया, या फिर ट्रंप के लिए जंग आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली बात हो गई। अमेरिका की साख ऐसी डूबी कि समंदर भी कम पड़ जाए और नुकसान ऐसा कि अमेरिका दशकों तक इस नुकसान को भरपाई करता रह जाए। ट्रंप इस फिराक में है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट से पल्ला छुड़ाया जाए, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हिसाब तो यही होगा और हिसाब देकर जाना होगा, बगैर हिसाब दिए तो जा ही नहीं सकते भाई साहब। यानी सुपर पावर का सूर्यास्त तय है और ईरान ने साबित कर दिया है इस इलाके में वो सुपर बॉस है, उसके सामने सुपर पावर की भी नहीं चलेगी। ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कहावत फिट बैठती है, पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मिडिल ईस्ट का नया नायक तैयार है और अमेरिका अपनी हार पर रोना रो रहा है। रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट का क्रक्स, 60 दिन का लेखा जोखा और अमेरिकी ताकत के सूर्यास्त की कहानी, और उसके बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। अमेरिका जिसे अपनी ताकत पर, अपनी आर्मी पर, अपनी सैन्य ताकत पर, अपनी तकनीक पर, अपनी आधुनिकता पर, अपने पैसे पर बहुत गुमान था, उस गुमान को ईरान ने शीशे की तरह चूर चूर कर दिया। मिडिल ईस्ट की लड़ाई को 60 दिन पूरे हो गए, 1440 घंटे, और वॉर रिपोर्ट कार्ड 60 दिन के सामने आ चुकी, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, अमेरिकी पोल पट्टी खोल दी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, सबसे मजबूत सैन्य ताकत, सबसे अत्याधुनिक सेना अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ अकेला ईरान। और आज 60वें दिन नतीजा सबके सामने है। ईरान हीरो है और अमेरिका इस जंग में अभी तक जीरो साबित हुआ है। ईरान ने एक घायल शेर की तरह अमेरिका, इजराइल और उनके 12 पिछलग्गू देशों का शिकार किया और इनकी ताकत की साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अमेरिका, इजराइल को जो आर्थिक और कूटनीतिक चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। हालात यह है कि सुपर पावर कहे जाने वाले ट्रंप इस दलदल से भागना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को इस इलाके में फंसा लिया है। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, ईरान युद्ध विराम भी नहीं चाहता है। ईरान चाहता है युद्ध हमेशा के लिए बंद करे अमेरिका। ये बार बार मुंह उठाकर लड़ने की जो आदत है वो खत्म हो। अब समझिए कहानी कि ईरान कैसे इस जंग में हीरो बनकर उभरा। जंग के बीच ईरान ने प्रतिरोध की मिसाल कायम की, टिका रहा। अमेरिका जैसी ताकत के सामने उसे सरेंडर नहीं किया। सस्ते ड्रोन, सस्ते हथियारों, सस्ते मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यूएस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूएस बेसेस को तबाह बर्बाद कर दिया। इजराइल के शहरों पर लगातार मिसाइल गिरे। क्लस्टर बमों की आंधी से इजराइल उड़ गया।
यूएस बेस में खाड़ी देशों में तेल सुविधाओं, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, होर्मुज को चोक कर दिया, जिसे वैश्विक तेल बाजार हिल गया। और ईरान की ताकत देखिए आप कि अमेरिका इस इलाके में मौजूद था 6-6 डिस्ट्रॉयर्स लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, लेकिन फिर भी वो होर्मुज नहीं खुलवा पाया, जिसके बाद अमेरिका, यूरोपीय देश, पूरी दुनिया को बहुत भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके साथ साथ रूस और चीन का सपोर्ट, जिसने ईरान के किले को ढहने से बचा लिया। और मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में, विकासशील देशों में ईरान नायक की तरह बनकर उभरा। ईरान अब यूएस, इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बन चुका है, जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है। ईरान की वो इमेज बनी। घर के अंदर क्या हुआ? जहां आईआरजीसी और खामेनेई की सत्ता के खिलाफ विद्रोह पनप रहा था, वो विद्रोह भी खत्म हो गया। अब जितने भी ईरानी नागरिक हैं, 99%, वो सब अपनी सरकार के, अपने देश के साथ खड़े हैं और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में भी एक नया नेतृत्व दिख रहा है। ईरान ने जंग को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया है। ईरान ने दिखा दिया एक छोटा सा देश भी एक महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें डील मेकर कहा जाता है, उनकी एक भी डील कामयाब नहीं हुई। वो कहते थे कि मैं दुनिया भर के जंगों को रुकवा सकता हूं, मैंने अभी तक 8 जंगें रुकवाई हैं, और खुद अपनी जंग नहीं रोक पा रहे। ट्रंप के हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें समझ आ गया कि मिडिल ईस्ट की आग उनकी अर्थव्यवस्था को भस्म करने वाला है। नेतन्याहू की हालत ऐसी है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर लेबनान में घुस गए। इजराइल ने सोचा था वो ईरान को चंद दिनों में घुटनों पर ले आएगा, अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका को लगा था 2 हफ्ते में ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान घुटनों के बल चलकर आएगा और अमेरिका से माफी मांगेगा और सरेंडर करेगा। लेकिन यहां तो गेम ही पलट गया। ईरान ने पासा पलट दिया। अमेरिका ने सोचा था 50 साल की पाबंदियां ईरान को अंदर से खोखला कर चुकी हैं, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि ईरान का कैरेक्टर लोहे वाला है। भले ही कितना जंग लग जाए, लेकिन लोहा लोहा ही रहता है। 60 दिन की वॉर रिपोर्ट भी अब जल्दी से आप जान लीजिए, जिसमें अमेरिका इजराइल के नुकसान का जिक्र है। क्या हुआ है 60 दिन में? अमेरिका को $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इजराइल को $18 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सैन्य नुकसान देख लीजिए, 17 सैन्य अड्डे तबाह हुए अमेरिका के, इजराइल के 5 सैन्य ठिकाने तबाह हुए। अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट इस युद्ध में खत्म हो गए, जिसमें F-35 से लेकर अवैक्स से लेकर सैन्य परिवहन विमान भी शामिल हैं। अमेरिका ने 1,500 मिसाइलें फूंकी, इजराइल ने लगभग 900 मिसाइलें फूंकी। नतीजा कुछ नहीं है, सिफर है। अमेरिका करने क्या आया था, कर क्या रहा है और आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह अमेरिका के एक युग का अंत है। आप इसे सुपर पावर का सूर्यास्त कह सकते हैं। अमेरिका की वो धौंस, वो दादागिरी, वो चौधराहट मिडिल ईस्ट की रेत में दफन हो रही है। और इसी रेत से एक नायक का उदय होता है, जिसका नाम ईरान है। क्योंकि इस युद्ध ने ईरान को वो ताकत दी जो पिछले 40 सालों में नहीं मिली थी। आज यूएई ने ओपेक से निकलने की बात कह दी। मिडिल ईस्ट अपना एक नया कैरेक्टर ढूंढ रहा है। अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। नेटो ने अमेरिका से, यूरोपीय देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली। मिडिल ईस्ट अमेरिका से दूर होता जा रहा है। चीन, रशिया पहले अमेरिका के विरोध में खड़े हैं। हिंदुस्तान का भी मोह भंग हुआ है अमेरिका से, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। और ईरान ने यह भी बता दिया कि अगर परमाणु बम ना भी हो तो फिर भी महाशक्तियों को धूल चटाया जा सकता है। अपनी कूटनीति का, अपनी रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल ईरान ने किया। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया और इस जंग से ईरान को क्या फायदा हुआ, यह भी जानिए। युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रेट को ईरान नियंत्रित नहीं करता था। युद्ध के बाद
होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने कंट्रोल कर लिया और टोल भी वसूल रहा है। युद्ध से पहले गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं था। युद्ध के बाद गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका खुद ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है। बेशक इसकी वजह से अमेरिका भी ब्लीड कर रहा है, यूरोपियन कंट्री भी ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका फिर भी बैठा हुआ है। धनी मुल्क है, पैसे वाला मुल्क है, $40 ट्रिलियन दुनिया भर से कर्ज लेकर बैठा हुआ है, तो कर्ज के लेकर थोड़ा और घी पी लेंगे। युद्ध से पहले ईरान के तेल पर सैंक्शन था, युद्ध के बाद ईरानी तेल पर कोई सैंक्शन नहीं है। युद्ध से पहले ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, लेकिन युद्ध के बाद ईरान ने कसम खाई है वो परमाणु हथियार बनाकर रहेगा। युद्ध से पहले खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित थे, एक एसेट की तरह देखे जाते थे। युद्ध के बाद ईरानी हमले से यूएस के ठिकाने अब यूएस के लिए बोझ बन चुके हैं, और मिडिल ईस्ट के लिए वाइस वर्सा है। मिडिल ईस्ट के देश भी, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके लिए भी यूएस के ठिकाने बोझ बन चुके हैं। वो भी हाथ जोड़ रहे कि भाई साहब माफ कर दीजिए। युद्ध से पहले क्वाड और नेटो सहयोगी, युद्ध के बाद क्वाड और नेटो से अनबन है। युद्ध से पहले दुनिया भर में महंगाई घट रही थी, युद्ध के बाद दुनिया भर में महंगाई से लोग परेशान हो गए। 60 दिन की वॉर रिपोर्ट कार्ड बताती है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, हौसलों में भी होती है। अमेरिका का सूरज ढल रहा है। ईरान ने बता दिया कि ताकत ना भी हो, तकनीक ना भी हो, लेकिन हौसला और जज्बा हो तो किसी से भी लोहा लिया जा सकता है। ट्रंप बार बार ये कहते रहे हम जंग जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं, और बार बार झूठा पासा फेंकते रहे, लेकिन दुनिया जानती है कि इस जंग में असली विजेता कौन है। और अब आगे सीज फायर बढ़ाने को लेकर बातचीत है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी से करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला कर दिया है। बड़े तेल उत्पादक देशों का समूह है ओपेक, लेकिन यूएई ने फैसला कर लिया है कि वो ओपेक छोड़ रहा है, अब ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा यूएई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गेस्ट पैनल के पास। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर जी से। 60 दिन की लड़ाई में ईरान ने काफी कुछ साबित कर दिया है, और अमेरिका को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। अमेरिका के अचीवमेंट्स जीरो नजर आते हैं। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है। देखिए, 2 लाइन में बोलूंगा पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से। ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग एंड अमेरिका लूजेस बाय नॉट विनिंग। ये बात मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं। तो ईरान जो जीता हुआ दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हारा नहीं। जो आपने स्टैटिस्टिक्स दी, मैं बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन मैं अभी आपको 2-4 चीजें और बताना चाहूंगा कि ईरान को क्या नुकसान हुआ है। अमेरिका के आपने बता दिया क्या 13 एयरक्राफ्ट गिर गए, जिसमें से 5-6 अपने एक्सीडेंट से गिरे हैं। अमेरिका ने 30,000 एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और इजराइल ने मिलाकर के करी हैं, उसका कौन जवाब है? ईरान की नेवी का क्या प्रतिशत बचा हुआ है? ईरान की एयर डिफेंस का क्या प्रतिशत बचा हुआ है? ईरान की एयरफोर्स का क्या प्रतिशत बचा हुआ है? इसका जवाब देखने की आवश्यकता है। कैजुअलिटीज अमेरिका की तरफ कितने हुए हैं और ईरान की तरफ कितने हुए हैं, यह देखने की आवश्यकता है। इजराइल ने 14,000 सॉर्टीज लगाई हैं। देवनाथ सर बैठे हैं यहां, बहुत अच्छे से आप बताएंगे। एक भी जहाज उसका गिरा नहीं है। फिर मिलिटरीली नुकसान किसका हुआ, ये हम मेरे हिसाब से इसको दोबारा एक और दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर उस लाइन पर ले जाता हूं कि ईरान विंस बिकॉज इट डज नॉट बाय नॉट लूजिंग, क्योंकि वो हारा नहीं है इसलिए वो जीता है। जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कहने के लिए ईरान का कब्जा है, लेकिन ईरान का भी कोई जहाज वहां से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेड लगा हुआ है। 2 जहाज अभी उन्होंने, अमेरिका ने उनके पकड़े हैं। टॉल कोई ले नहीं पा रहा। आप कितने लोगों ने टॉल दिया है ईरान को, ये भी बात समझने की है। और अगर वो ले रहा है तो क्या ये सही है, ये भी बात समझने की है।
कि अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर कोई भी देश आकर के, फिर आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में होगा। कल को आपको इंडोनेशिया को टोल देना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ मलाका में से सिंगापुर को देना पड़ेगा, मलेशिया को देना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में से स्पेन को, कहीं से भी आप चले जाएं, सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये एक मैं विजय नहीं मानता हूं, इसमें पूरी, अगर ये है, अगर सच है, तो ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया की हार है मेरे हिसाब से, कि अगर आप कल से सारे जितने भी चोक पॉइंट्स है सब पे कोई ना कोई कब्जा कर ले। तो ये बात है। जहां तक सवाल आपको और ये बताता हूं, ईरान के राष्ट्रपति, अच्छा सर एक बात बताइए, एक सेकंड प्लीज विवेक, लेट मी फिनिश दिस लास्ट हाँ ठीक, अच्छा पूरा कर लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। सुप्रीम कमांडर गए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गया, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गया, RIDC के 50 सीनियर कमांडर्स गए, बहुत सारे मंत्री गए, बहुत सारे, अमेरिका का कौन कौन गया, इजराइल का कौन कौन गया। तो ये बात कहने की, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग। हाँ अब बोलिए प्लीज। आपने कहा कि कल कोई ये भी ऐसा कर देगा, वो भी ऐसा कर देगा। अब मैं कहता हूं, अगर कोई सांप अपने बिल में आराम कर रहा था तो उसमें जबरदस्ती हाथ डाल के डसवाने कौन गया भाई? उसको उसके बिल में रहने दो। आपने कहा कि भाई दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में लोग है जो है, मांदाब स्ट्रेट कल को यमन बंद कर दे, उसके बाद अलग अलग जगहों पर स्ट्रेट ऑफ मलाका इधर भारत रोक दे, और करते नहीं। उन्होंने 2024 में किया था गाजा पे हमले होने के बाद। मैं वही कह रहा हूं सर, शुरुआत किसने की? मैटर एक लाइन का, और 60वें दिन क्या हासिल किया, क्या अचीव किया? आपने कमांडर्स मार दिए, चलिए ठीक है मार दिए, क्या IRGC की रिजिम में बदली? नहीं बदली। कमांडर्स को मार के या फिर उनके टॉप लीडरशिप को मार के क्या फायदा हुआ? आपने कहा कि भाई 14,000 से ज्यादा सॉटीज लगा इसराइल ने, लेकिन इसराइल ने अचीव क्या किया? इसराइल तो चला गया उधर लेबनान की तरफ, छोड़ दिया इधर अमेरिका को, फंसा अमेरिका ईरान में। आपने एक और बात कही कि जंग में नुकसान बहुत हुआ ईरान को। जाहिर सी बात है, अमेरिका बहुत अत्याधुनिक फौज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट हथियार हैं, लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, लेकिन फिर भी तेहरान का अगर नुकसान हुआ, लेकिन तेहरान हारा नहीं, झुका नहीं। आपकी पहली दो लाइन बिल्कुल सही थी जो बात आपने कही, लेकिन आपने जो कहा उससे मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है। ठीक, तो मैं ये आपको यही बता रहा हूं कि मिलिटरीली जब आप, एक भी एम अचीव नहीं हुआ, ये पूरी तरह से सहमत हूं मैं। जो एम इन्होंने कहे थे एक भी अचीव नहीं हुआ। लेकिन जब आप प्लेन मिलिट्री कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मिलिट्री कंपैरिजन में आपके पॉइंट सही हैं, आपके फैक्ट भी बिल्कुल सही हैं। लेकिन हमारी गर्दन तो फंसा दी ना सर। हाँ, ये हमारी नहीं, पूरी दुनिया की गर्दन फंसा दी, पूरी दुनिया की गर्दन फंसा दी। और ये मैं नॉट ओनली दिस विवेक, एक और मैं बात आखिरी में बताऊंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप नाम के एक व्यक्ति ने इस दुनिया को 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की ओर धकेलने की भी कोशिश करी है। आप अगर इसी प्रकार का माहौल पूरी दुनिया में बना रहा तो ये दिन दूर नहीं है जब हम उसके 1929 से 1939 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, पूरी दुनिया में तबाही मची थी आर्थिक रूप से, उसको, वो भी मैं चाहता हूं, मैं मुंह से भी नहीं कहना चाहता इस बात को, लेकिन उसकी भी संभावना है। तो ये भी बात आपको मैं इस पर आऊंगा आपके पास। मैं यूके देवनाथ सर का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं संजीव सर और साय सर आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर। विवेक, ये समझना पड़ेगा कि जब कोई युद्ध चालू किया जाता है तो युद्ध में एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है और एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों ही युद्ध के पहले वेल डिफाइंड कर दिए जाते हैं। फौज में हमें सिखाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। उसमें पहला प्रिंसिपल ये है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। किसी भी युद्ध में मिलिट्री एम जो है वो पॉलिटिकल एम के तुलना में गौण होता है। यानी ठीक है, मिलिट्री एम होता है लेकिन प्राइमरी एम पॉलिटिकल एम होता है। युद्ध किसने शुरू किया था? इजराइल ने। युद्ध को सपोर्ट इजराइल ने किसने किया? अमेरिका ने। इनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपने और जनरल माथुर ने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया। लेकिन देखो, सारे जो युद्ध होते हैं उसमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इस युद्ध का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने कभी बताया नहीं। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम में डोनाल्ड ट्रंप ने या नेतन्याहू ने क्या सोचा होगा। मेरा अंदाजा यह है कि नेतन्याहू ने सोचा कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है, पॉलिटिकल एम है।
और मेरा ये अंदाजा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल एम ये था कि ईरान की जितने तेल और गैस के कुएं हैं, रिफाइनरीज हैं, प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता था, अभी भी चाहता है, भविष्य में भी कोशिश करता रहेगा। तो इसीलिए अमेरिका का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि तेहरान में ऐसी एक सत्ता को बिठाए जो कि ईरान की जो कच्चा तेल और गैस के जो भंडार हैं उनको अमेरिकन कंपनियों को सौंप दे। अब 40 दिन के युद्ध और 15 दिन से ज्यादा का सीज फायर, 60 दिन का समय गुजर गया। क्या इन दोनों में से कोई भी पॉलिटिकल एम अचीव हुआ है अभी तक? क्या इजराइल ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब, तथा कथित न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक पाया है? अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है जहां मुझे ईरान का सिग्नेचर दिखता हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।